हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। एनसीईआरटी की किताब कक्षा 6 विज्ञान में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा लेसन है तंतु से वस्त्र तक। इसके पहले हमने भोजन के घटक 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इस तीसरे चैप्टर में। अगर आप उन दोनों को पढ़ना है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको वो दोनों चैप्टर मिल जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने कराए हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा। हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। हमारा आज का चैप्टर है तंतु से वस्त्र। तंतु से वस्त्र क्या? इसमें यह कहने की कोशिश की जा रही है कि पहली और बुझो नाम के 2 विद्यार्थी थे जिन्होंने उनके स्कूल में एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें उन्होंने पुरस्कार जीता था। और अगर कोई पुरस्कार जीतता है तो वो पुरस्कार के रूप में कुछ धनराशि पाए थे। उस धनराशि से वे अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदना चाहते थे, जिसके लिए वे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। वे कपड़े की दुकान पर गए और उन्होंने अनेक प्रकार के कपड़ों को देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कपड़ा क्या है, कौन सा सूती क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है, रेशमी क्या होता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने दुकानदार से अलग अलग कपड़ों के बारे में पूछा, उसकी जानकारी प्राप्त की कि कौन सा कपड़ा क्या है, कौन सा संश्लेषित रेशों से बनाया गया है, कौन सा सूती वस्त्र है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अनेक चीज़ें दुकान में देखी। जैसे कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी बिस्तर पर जो चादर बिछाई जाती है, वह बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ एक ही कपड़े का नहीं बना होता। ना तो कोई कपड़ा सारे कपड़े रेशमी ही होते हैं, ना ही सारे कपड़े सूती होते हैं, ना ही सारे कपड़े संश्लेषित रेशों के बने होते हैं। हर कपड़ों की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग विशेषता होता है, अलग अलग धागों से बने होते हैं। हमें उन्हीं की पहचान करनी है कि कौन सा कपड़ा क्या होता है, सूती वस्त्र बनते कैसे हैं, संश्लेषित वस्त्र कैसे बनते हैं। तो हम तंतु जो है यही है कि कॉटन से, तंतु का तात्पर्य है कि हम एक धागे से कपड़े को कैसे बनाते हैं, कौन से धागे से सूती वस्त्र बनाते हैं, कौन से धागे से पॉलिस्टर बनाते हैं, कौन से धागे से रेशमी वस्त्र बनाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपको कपड़े की पहचान नहीं है कि कौन सा सूती है, कौन सा पॉलिस्टर है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे इस क्रियाकलाप में बताया गया है कि आप किसी दर्जी की दुकान पर जाइए, वहाँ से दर्जी के पास अनेक प्रकार के कतरन होते हैं, क्योंकि उसका कपड़ों का दुकान ही होता है। उसके पास सब लोग अलग अलग प्रकार के अपने कपड़े देते हैं। उसके कतरन को उठाइए, उसको छुइए, उसको स्पर्श करिए, उससे अनुभव लगाइए कि यह किस चीज़ का कपड़ा है। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप दर्जी से पूछिए कि यह कौन सा कपड़ा है, इसमें से कौन सा सूती है, कौन सा रेशमी है, कौन सा संश्लेषित है। यह लगाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको कपड़े के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। अब क्रियाकलाप 2 में यह कहा गया है, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। जैसे आपने जब दर्जी के पास आप गए, वहाँ पे आपको पता चला कि हाँ ये सूती कपड़ा है, वही सूती कपड़ा ले आइए। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। उस सूती कपड़े का कोई धागा जो निकल रहा हो, जिस कपड़े से हल्का हल्का धागा निकलता रहता है, वही कोई धागा निकला हो तो उसे निकालिए। सुई से तागे को पिरोने का प्रयास करते समय, रुकिए इधर भी है, तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। सूती कपड़े का धागा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। सूती कपड़ा बहुत कमज़ोर भी होता है, बहुत जल्दी फट भी जाता है। अगर इसी की जगह पॉलिस्टर धागा होगा तो पॉलिस्टर कपड़ा होगा तो उसका धागा निकालने में हमें समस्या होगी। इसीलिए यह सूती कपड़े पे करना है। उसको सुई की सहायता से धीरे से निकाल लीजिए। अब यह देखेंगे कि तागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे किससे बने होते हैं? अब हम यह जानेंगे कि कपड़ा तो धागों से बना है। अनेक धागों जब एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी का जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, वो जब कई कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो एक ऊतक बन जाता है, एक टिश्यू बन जाता है। कई टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तो एक ऑर्गेनेल्स बन जाता है, कई ऑर्गन बन जाता है, और जब कई ऑर्गन इकट्ठा करते हैं तो बॉडी पार्ट तैयार हो जाता है। वैसे इन धागों का है, धागों से तो कपड़े बन गए, पर ये धागे किससे बने हैं उससे जानते हैं। सुई से धागे को पिरोने का प्रयास करते समय आपने ऐसा प्रेक्षण किया होगा। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लकड़ी से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाक से
गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लकड़ी भी और अधिक पतली लकड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे तंतु कहते हैं। मतलब ये जो धागा आप निकाल रहे हैं, आपको एक पतला सा धागा दिखाई दे रहा है, ये धागा भी तो किसी से मिलकर बना होगा। जैसे हमारी कोशिका, हमारी जो टिश्यू है वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो ये धागा भी तो अनेक प्रकार की किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। तो यह और बहुत हल्के हल्के महीन धागों से मिलकर बना होता है। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी अनेक तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तो तंतु क्या होता है हम वह जानेंगे। यह तंतु आता कहाँ से है। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब पता चले आपसे पूछा जाए कि जंतु से प्राप्त करने वाले तंतु कौन से हैं, तो सूती हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, यह सब हमें जंतु तथा पादप से प्राप्त होते हैं। तो जैसे जूट हो गया, जूट यह पादप से प्राप्त होता है। आपने पटसन देखा होगा, उसको पटसन की खेती होती है, उसको पटसन को काट के तालाब में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर का सारा पार्ट छीड़ हो जाता है, उसके बाद उसको तालाब से निकाल लिया जाता है और उसको पिरोया जाता है, मशीन से उसको बढ़िया रेशमी बनाया जाता है, उसी का बनता है जूट का कपड़ा। फिर ऊन जो है, ऊन अनेक प्रकार के जानवरों के बाल से प्राप्त किया जाता है। सूती क्या है, सूती भी अनेक प्रकार के तंतुओं से मिलकर प्राप्त किया जाता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं जो शहतूत के पेड़ पर उगाए जाते हैं, वहाँ से रेशम की प्राप्ति होती है। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा बनाए गए। लेकिन कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो मानव मेड भी होते हैं, जिन्हें ह्यूमन बनाता है। हम देखेंगे रुई तथा जूट यानी पटसन, वही हमने आपको अभी बताया, पादप से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। तथा सूती, रेशमी तथा ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है, अभी हमने आपको ऊपर बता दिया। रेशमी तंतु रेशम कीट यानी कोनून से खींचा जाता है। कोनून क्या होता है, कोनून एक प्रकार का कीट होता है जो शहतूत के पेड़ पर रहता है। इसको शहतूत के पेड़ पर इसको पाला जाता है, कोनून नाम का कीट। कोनून याद रखिएगा, कौन से कीट से रेशम प्राप्त होती है, तो कोनून नाम के कीट से रेशम प्राप्त होती है। इस कीट को कहाँ पाला जाता है, तो इस कीट को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, उससे हमको रेशम प्राप्त होता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। पहले संश्लेषित तंतु नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद विज्ञान इतना डेवलप्ड हो गया कि 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वे तंतुओं का भी निर्माण कर ले जा रहा है, जिसे हम संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिन हो गया, संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। संश्लेषित तंतु और मानव क्या कहते हैं प्राकृतिक तंतु में एक बहुत ज़्यादा अंतर होता है कि प्राकृतिक तंतु जो होते हैं वे आसानी से फट जाते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो ये संश्लेषित तंतु हैं जो संश्लेषित करके बनाए गए हैं वे बहुत ही मजबूत होते हैं। अब देखो, बूझो और पहेली की कहानी हमने आपको बताई थी। बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा, उसे योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से मिलकर बना है। तो जितने भी वस्तु होते हैं वह तंतुओं से ही मिलकर बने होते हैं। वस्त्रों का निर्माण तंतुओं से ही होता है, चाहे वो प्राकृतिक तंतु हो चाहे वह संश्लेषित तंतु हो। अब हम देखेंगे कुछ पादप तंतुओं के बारे में। कुछ पादप तंतु जैसे रुई क्या है, उसका उपयोग क्या है, वह बनता कैसे है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें लिखा है, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं। जो तेल का लैंप होता है उसमें जो बत्ती पड़ती है, वो क्या इन बत्तियों को बनाने के लिए आप उपयोग में लाते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाई, तकियों के रूप में भी किया जाता है। वो तेल के लैंप की जो बत्ती होती है वह भी रुई द्वारा ही बनाई जाती है। हम तकिया लगाते हैं, हम गद्दों पे सोते हैं, वह भी रुइयों से ही बनता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी होती हैं। अभी हमने आपको बताया कुछ चीज़ें कपास से प्राप्त की जाती हैं, तो यह जो रुई है इसी को कपास से बनाया जाता है। अब बनाया कैसे जाता है, रुई कहाँ से आती है, इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया कि कपास की खेती कैसे मिट्टी में की जाती है। तो कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, यहाँ की जलवायु उष्ण होती है। क्या आपने ऐसा कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल, जिसे कपास गोलक कहते हैं, नामक नींबू की माप के होते हैं। जो कपास होते हैं
इसके फल जो होते हैं, जो नींबू होता है, जितना बड़ा नींबू होता है उतने ही बड़े कपास के फल होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा आप कपास तंतुओं के ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाते हैं तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों के इतना श्वेत होता है जैसे कि हिम ढक लिया हो। रुई आपने देखा सफ़ेद रंग की होती है, तो जब रुई सफ़ेद रंग की होती है तो कपास से ही रुई बनता है, तो कपास भी सफ़ेद रंग का होगा। फिर देखेंगे इसको तैयार कैसे किया जाता है। साधारणतः इन कपास के बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकर द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। अब कपास से रुई बनाने की प्रक्रिया जो होती है, कपास की जब उठाई होती है, कपास को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बीजों को कंकर द्वारा पृथक कर लिया जाता है और इसी पृथक जब रुई में जो बीज होगा अगर उसको हमारे कपड़ों में लग जाए या फिर हमारे तकिए में या फिर हमारे गद्दे में पड़ जाए तो हमें असुविधा होने लगेगी ना, इसलिए उस बीज को निकाल लिया जाता है। और इस बीज को निकालने के बाद इसी प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। पहले जो था कपास हाथों से ओटी जाती थी, जैसे ये इस चित्र में दिखाया जा रहा है ऐसे ही, लेकिन अब विज्ञान बहुत हाईटेक हो गया है, हमारा जनरेशन बहुत हाईटेक हो गया है, तो अब मशीन का प्रयोग हर चीज़ के लिए हो रहा है, तो कपास को ओटने के लिए भी मशीन का यूज हो जाता है। हम देखेंगे जूट क्या है, पटसन क्या है, उससे कपड़े कैसे बनते हैं, उससे तंतु कैसे, कपास से तंतु कैसे बनता है, समझ में आ गया। कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में होती है। इसके तंतु इसका जो फूल होता है, इसका जो पौधा फल होता है वह एक नींबू के आकार का होता है। इसके पौधे को हम इकट्ठा कर लेते हैं तथा उससे बीज को अलग कर लेते हैं। बीज को अलग करने के बाद इससे रुई का निर्माण हो जाता है। अब देखेंगे पटसन क्या है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। यह अभी हमने आपको बताया कि पटसन का पादप, ये आप देखिए यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है पटसन पादप पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। वर्षा रूप में इसलिए की जाती है क्योंकि इसको काटने के बाद इसके ऊपरी जो भाग होते हैं उसको सड़ाना पड़ता है, तब हमें इसके रेशे प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको वर्षा ऋतु में की जाती है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनके पटसन तंतुओं को हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस प्रकार पटसन से जो है वो तंतु का निर्माण हो जाता है, धागे का निर्माण हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हम सूती धागे होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, उनकी कताई कैसे होती है। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। क्या रेसे लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप धागा बना सकें? अगर आप ऐसा करेंगे, रुई को लेंगे हाथों से और तर्जनी उंगली से पकड़कर रुई को धीरे धीरे ऐंठने की प्रक्रिया करेंगे तो आप देखेंगे कि धागा बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसे ही धागे बनाए जाते हैं। रुई कहाँ से प्राप्त हुआ? अभी हमने आपको ऊपर बताया कपास से। कपास को ओट कर रुई बनाया गया। अब इसी रुई से धागे बनाने की प्रक्रिया हो रही है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कपास से जब बीज अलग किया जाता है उसे कपास ओटना कहते हैं, लेकिन जब रेशों से धागा बनता है तो उसे कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए इस सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। गाँव में आपने देखा होगा एक 4 किनारे वाली ऐसे क्या कहते हैं, जैसे मट्ठा मारा जाता है वैसे एक मशीन रहती है, हाथ से बनाया जाता है, लकड़ी का रहता है, उसे हस्त तकुआ कहते हैं। इसी का उपयोग करके जैसे तकली भी कहा जाता है, इसी से रुई की कताई होती है। प्रचलित कताई में उपयोग की जाने वाली चरखा जिसे गांधी जी चलाते थे, उसका भी उपयोग गांधी जी यही तो करते थे, रुई की कताई करते थे, रुई से धागे बनाते थे, यही काम करते थे अपने चरखे से, तो रुई से धागा बनाते। चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता गांधी जी ने स्वतंत्र आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ काते
धागों से बुनी वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बनी आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनका यह कहने का मतलब था कि जो चीज़ें अपने देश में बन रही हैं उसका उपयोग करो, स्वदेशी अपनाओ। बाहर की चीज़ें आप खरीदेंगे तो उससे बाहर के देशों का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप अपने देश की चीज़ों को खरीदते हैं तो उससे अपने देश का फ़ायदा होगा। तो अपने देश को विकसित बनाने के लिए अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को यूज करिए, सूती कपड़ों को पहनिए। ब्रिटेन की मिलों में जो कपड़े बनते थे वो संश्लेषित रेशों के बनते थे, ज़्यादा टिकाऊ होते थे, इसीलिए लोग उसे ज़्यादा पहनना पसंद करते थे। अपने यहाँ वह प्रक्रिया तब नहीं थी जबकि यह बात की जा रही है, तब अपने यहाँ संश्लेषित मशीनें नहीं थी, संश्लेषित रेशों से कपड़े नहीं बनते थे, तब केवल अपने यहाँ सूती कपड़े ही अवेलेबल थे। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1965 में एक संगठन का निर्माण किया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है कि खादी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कब संगठन का निर्माण किया? तो 1956 में। 1956 में संगठन का निर्माण किया। गलती से अभी 65 निकल गया था। जिसे खादी तथा ग्रामोदय आयोग कहा जाता है। आपने छोटे छोटे बाज़ारों में या कस्बों में या फिर मार्केट में देखा होगा कि खादी की दुकानें आज भी मौजूद हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में एक खादी ग्रामोदय आयोग चलाया था, ग्रामोद्योग आयोग चलाया था। बृहद पैमाने पर तागों की कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए कर लिया जाता है। जब इसी कपास से तंतुओं से धागों का उपयोग हो जाता है तो इन धागों से वस्त्र बनाया जाता है। अब हमने देखा कि रुई, वो कपास से हमने उसके बीज को निकाल कर रुई बना लिया, रुई से हमने धागे बना लिए। अब हम देखेंगे कि धागे से वस्त्र को कैसे बनाते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती हैं, जिनमें से दो प्रमुख विधियां हैं, एक बुनाई, एक बंधाई। बुनाई वह विधि होती है जिसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। क्रियाकलाप 2 ने आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के छोटे सेटों जिन्हें आप एक साथ व्यवस्थित क्या करते हैं, मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहते हैं। कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। हमने आपको बताया कि जब कई सारी रुई मिलती हैं तो धागे बन जाते हैं, और जब कई सारे धागे मिलते हैं तो वह एक वस्त्र बन जाता है। तो क्या वस्त्र ऐसे आप एक कई सारे धागों को इकट्ठा करके रख देंगे तो वस्त्र बन जाएगा? नहीं, उनकी बुनाई करनी पड़ेगी या फिर उनकी बंधाई करनी पड़ेगी। या तो उन्हें बांध दीजिए या तो उन्हें बुन दीजिए। आपने देखा होगा गांव में स्वेटर बुना जाता है तो कई सारे ऊन, पतले पतले ऊन मिलाकर एक स्वेटर का निर्माण किया जाता है। वैसे ही इन कई सारे धागों का मिलाकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आप या करके कागज पर भी देख सकते हैं। जैसे विभिन्न रंगों के 2 कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। आप इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र ए में दिखाए गए अनुसार रेखा खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए गए अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींच गई रेखाओं के आदेशित काटिए और फिर शीटों को मोड़कर खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टी एक एक करके दूसरे शीट से कटवाओ, जैसे इसमें दिखाया गया है। ऐसे रेखा काटिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेखा, ऐसे ही रेखा काटनी है। फिर उसके बाद उसको इसी तरह आपस में जोड़ते जाना है, ये जुड़ जाएंगे। इसी तरह धागों को जोड़ा जाता है, जैसे ये जुड़ जाएंगे आपस में तो एक चार्ट पेपर तैयार हो गया अच्छा सा। वैसे ही बनाना है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर देखिए, जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया था स्वेटर की बुनाई, ये देखिए ऐसे ही की जाती है सिलाई से। एक मिनट, ये स्वेटर की बुनाई की प्रक्रिया चल रही है। फिर नीचे आप देखेंगे, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बुनाई चल रही, कई धागों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें बुना जा रहा है, इसे हथकरघा विधि कहते हैं। ऐसे ही कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। क्या पूछ रही है? पहली यह जानना चाहती है, क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग किया जाता है? अगर आपने नारियल से बने हुए किसी तंतु के बारे में कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कहीं देखा हो तो ज़रूर बताइएगा।
अब देखेंगे वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल के लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों में से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ के लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा तंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढक लेते थे। पहले तो कपड़े होते नहीं थे, खेती की प्रक्रिया नहीं थी, सिंधु सभ्यता में खेती की प्रक्रिया नहीं थी, बहुत बाद में आई। पहले जब लोग भारत में थे वह पढ़े लिखे नहीं थे, जानकार नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी, तो वह क्या करते थे, वृक्षों के छाल से या फिर वृक्षों की बड़ी बड़ी पत्तियां, जैसे केले की पत्तियां हो गई, सागवन की पत्तियां हो गई, इनसे समूर से अपने शरीर को ढक लेते थे। तो जंतुओं के चर्म से भी अपने आप को ढकते थे। जैसे आपने भगवान शंकर महादेव को देखा होगा, चर्म बाघ की छाल को पहनते, ऐसे ही लोग अपने शरीर को ढकने के लिए अनेक अनेक विधि का उपाय करते थे। उन्हें कपड़े बनाना नहीं आता था। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियाँ, जैसे टोकरी बनाते हैं, उसे बनाना सीखा। जब ये लोग कृषि करना सीखे तो इन्होंने टहनियों से, पत्तियों से बुनाई शुरू की और जिससे चटाई और टोकरी बनाना सीखा। लताओं तंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देखकर बड़ी लड़ियाँ बनाई, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। जब इन्होंने देखा कि लताएं जो होती हैं, जो तंतु होते हैं, जिसे आप कहते हैं आम भाषा में क्या कहा जाता है, जो पेड़ों से खूब लंबे लंबे निकलते हैं, वो जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे तो वो आपस में ऐंठ जाते थे। उसको देखकर तथा बालों में ऐंठन को देखकर इनके दिमाग में विचार आया कि जब ये आपस में ऐंठ कर एक साथ इकट्ठा हो जा रहा है तो हम क्यों ना इनसे कुछ बनाने की तैयारी की जाए, इनसे कुछ वस्त्र बनाने का सोचा जाए। तो उससे इनके दिमाग में वस्त्र बनाने की प्रक्रिया आई। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए फ्लैक्स क्या है, तो फ्लैक्स एक पादप है जिससे तंतु बनाया जाता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए कई रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती होती थी। तो गंगा नदी और नील नदी की बात की गई। भारत में गंगा नदी तथा मिस्र में नील नदी की बात की गई। तो इससे आपसे दो चीज़ें आपको बता देते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 25 मीटर है, यानी कि 2525 मीटर है। और विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह यही नील नदी विश्व की सबसे नील नदी होती है, या मिस्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर से विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई से आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने से कपड़े तैयार किए। जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ उसके बाद से तो सिलाई होगी, अगर सुई ही नहीं रहेगी तो सिलाई कैसे होगी। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी भिन्नताएं आ गई, परंतु यह एक आश्चर्यजनक बात है कि नहीं, आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, उंगलियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे जो साड़ी होती है, जो धोती होती है, वो सब कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने लंबे होते हैं, लेकिन उसमें एक भी सिलन नहीं चली होती है, वह बिना सिले ही बने होते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में भी अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे, हमने आपको यह बताया कि जैसे हम अनेक अनेक चीज़ें खाते हैं, खाने की अनेक अनेक चीज़ें होती हैं, अलग देश में अलग अलग प्रक्रिया होती है, वैसे ही वस्त्र भी अलग देशों में अलग अलग प्रकार के होती हैं, वो भी विभिन्न होते हैं। भारत तो विभिन्नता का ही देश है, भारत को विभिन्नता का ही देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि तंतु से वस्त्र तक की प्रक्रिया पूरी थी क्या। इस चैप्टर का जो सारांश था, तंतु से वस्त्र या था क्या, इसमें यह कहने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले हम कपास लेंगे, कपास को हम खेती करेंगे काली मिट्टी में। काली मिट्टी में जब कपास की खेती होगी तो उससे हमें कपास गोलक प्राप्त होंगे, यानी कि कपास के फल प्राप्त होंगे। कपास गोलक जो होते हैं वो नींबू के आकार के होते हैं। इन्हीं कपास गोलक को जब ओटा जाएगा, जब इन्हीं कपास गोलक को ओटने की प्रक्रिया होगी, उसके बाद हमें इन्हीं कपास गोलक को ओट कर रेशे प्राप्त होंगे। रेशों की जब हम कताई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, तागे प्राप्त हो जाएंगे।
तागों को हम बुनाई कर लें या उनकी बधाई कर लें, उस दोनों प्रक्रिया से हमें वस्त्र प्राप्त हो जाएगा। तो कपास से हमें कपास गोलक प्राप्त हुआ, कपास गोलक को ओटने के बाद रेशे प्राप्त हुए, रेशों की कताई करने के बाद हमें तागे प्राप्त हुए, तागों की बुनाई कर लें या बधाई कर लें, दोनों से वस्त्र का निर्माण हो जाता है। इतना समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर टाइप कर दीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसका जवाब आपको पर्सनली, हम एक एक के चैट को पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई कर देंगे। इसमें कुछ प्रमुख शब्द यूज किए गए हैं, जैसे रुई, वस्त्र, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, धागा या है क्या। तो रुई हमने आपको बताया, रुई जो शब्द है वो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वस्त्र क्या है, जब इसी रुई को रेशे को कताई करके धागे बनाए जाते हैं और धागे को बुनाई या बंधाई करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है, जिससे हम पहनने की यूज में करते हैं। तंतु क्या है, इसी रुई के छोटे छोटे भाग जब अलग कर दिए जाते हैं तो यह तंतु कहलाते हैं। कताई क्या है, कताई, बुनाई, तागा, सबके बारे में हमने आपको बता दिया है और इसके बारे में हमने आपको इससे रिलेटिव प्रश्नों का एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर पूछिएगा। इससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को हम देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री अर्थात वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विभिन्नता होती है, जैसे विभिन्न वस्त्र विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बने होते हैं। सारे वस्त्र ना ही रेशमी होते हैं, ना ही सूती होते हैं, ना ही ऊनी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतु कहा जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो संश्लेषित। तंतु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं, वे तंतु जो हमें रेशम, ऊन, जूट आदि प्राकृतिक तंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। वे तंतु जो नायलॉन, पॉलिस्टर आदि जो संश्लेषित कर बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित तंतु कहा जाता है। मशीनों की सहायता से, केमिकल की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित तंतु कहा जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो संश्लेषित, 2 ही प्रकार के होते हैं, बता दिया हमने आपको। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। पादप से प्राप्त करने वाले 2 तंतु के नाम बताइए, तो रुई और जूट। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ऊपर बताया हमने आपको। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है, जिन्हें वस्त्र कहा जाता है। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक अथवा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। तो प्राकृतिक में हमने आपको ऊन, रुई और रेशम, ये 3, ऊन, रुई, रेशम और पटसन, ये प्राकृतिक है, तथा नायलॉन और पॉलिस्टर जो हैं ये संश्लेषित तंतु हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य छांटना है। तो इसमें पूछा गया है क्या, 1 मिनट, तंतुओं से धागा बनता है। अब आप बताइए जल्दी से, फटाफट जवाब दीजिए, क्या तंतुओं से धागा बनता है। तो हाँ, तंतुओं से धागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई, आप सोचिए कताई क्या था, वस्त्र निर्माण के लिए बुनाई और किसका यूज किया जाता था, बंधाई का। तो कताई क्या है, कताई देखिए यहाँ पर, कताई रेशों की कताई की जाती है। तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया बुनाई और बंधाई है। धागे की प्रक्रिया अगर होती तो होती कि कताई धागे बनाने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, जूट नहीं, तो जूट पटसन से तैयार किया गया था ना। रुई के बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको बताया था, बीज हटाने की प्रक्रिया ओटना कहलाती है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो हाँ बनेगा, वस्त्र का एक टुकड़ा भी बनेगा, वस्त्र भी बन जाएगा। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु पादप के तने से नहीं, रेशम तंतु तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं, पॉलिस्टर एक संश्लेषित तंतु है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या 2 हैं जो पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, किन 2 चीज़ों से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो पटसन हो गया, जूट जिसे कहते हैं, और एक पौधे का नाम बताना है जिससे जावंत तंतु जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम हो गया, तो यह जीवधारियों से प्राप्त होता है।
या यहाँ तक की वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस पे हमने आपको प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।